मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनिशा आईएएस में। चलिए, आपके प्रारंभिक परीक्षा समाप्त हो गए हैं और आपने कट ऑफ वगैरह का भी सारा अंदाज लगा ही लिया होगा कि आपका रिजल्ट का क्या सिचुएशन है। इट मीन्स आप क्लियर कर रहे हैं या फिर कुछ पीछे छूट गए हैं अथवा आप बाउंड्री लाइन में हैं। सब कुछ आपको अपना एहसास हो रहा होगा। मैंने भी जहाँ तक हमारा अनुभव है उसके अनुसार कट ऑफ का एक वीडियो बना ही दिया है, उसको आप लोग देख सकते हैं, है ना। लेकिन जो अभी का मुद्दा है वो है मुख्य परीक्षा। और सिविल सेवा का मुख्य परीक्षा जो होता है वास्तव में पूरी तरीके से यह आपकी असली परीक्षा होती है। डर बहुत लगता है प्रारंभिक परीक्षा में, क्योंकि उसमें कई नॉन सीरियस कैंडिडेट भी होते हैं। नॉन सीरियस का अर्थ ये है कि पीटी तो तैयारी है लेकिन मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं है ना। वो बस बैठ जाते हैं, चूँकि अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, वहाँ बैठे, कुछ उनके अनुरूप क्वेश्चन आ गया, पास कर गए, फिर मुख्य परीक्षा या तो छोड़ दिए या दे दिए। ऐसे लोगों की अच्छी खासी संख्या होती है। इसलिए जो खास करके जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स होते हैं, जिसका दिन रात इसी में बीतता है, वो प्रीलिम्स में काफ़ी डरते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा जो आपका स्टेज होता है, यहाँ के जो भी मार्क, वो तो स्क्रीनिंग टेस्ट था, यहाँ के जो भी मार्क्स आपके आएंगे वो वास्तव में जुड़ने वाले हैं आपके रैंकिंग लिस्ट के लिए इंटरव्यू के साथ, है ना। इसलिए यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि जब एसएससी के द्वारा घोषणा की गई है कि 15 गुना ही रिजल्ट आएगा, तो नियम के अनुसार तो 1600 हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पर बन जाती है कि मान करके आप चलिए कि 2000 से ऊपर रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन जिनकी मुख्य परीक्षा की तैयारी ठीक ठाक है, उनको इससे चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपनी तैयारी को जिस तरीके से आपने किया है बेहतर तरीके से कीजिए। लेकिन कंपटीशन कड़ा है, ध्यान रखिएगा। क्यों कंपटीशन कड़ा है? क्योंकि पिछला बार बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं बना पाए थे 11वां में, तो उनको भी इस बार अवसर मिला है ना। 2022 से जो कर दिया गया तो उनमें से अधिकांश को अवसर मिल गए। ऐसी स्थिति में उनकी ओर से बहुत ही कड़ा प्रतिस्पर्धा का सामना आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पर जो सिचुएशन है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 11th में काफ़ी मेहनत किया था और फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन उनका तैयारी आपका मुख्य परीक्षा के लिए भी काफ़ी पहले से ही था। 11th के दौरान ही अथवा 7th के दौरान उनकी मुख्य परीक्षा की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है ना। अब ऐसे स्थिति में आपकी क्या रणनीति हो? अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार आप मुख्य परीक्षा देने को जा रहे हैं और काफ़ी सीरियस हैं सिविल सेवा के प्रति, तो आपकी रणनीति क्या होना चाहिए? जहाँ पर हर रास्ता बंद होता है वहाँ पर एक बेहतर स्ट्रेटजी आपको साथ दे सकता है। एक तरीके से अगर मुख्य परीक्षा के सामने प्रारंभिक परीक्षा को देखा जाए तो वह बच्चों के खेल से अधिक कुछ नहीं होता है ना। मुख्य परीक्षा जो है आपका विशाल हिमालय है, तो प्रारंभिक परीक्षा आपका पहाड़ियाँ हैं, है ना, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। दोनों की अगर तुलना किया जाए संभावनाओं का, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ आपको ज़रूरी होता है। यहाँ पर तथ्यात्मक नॉलेज, अवधारणा के साथ साथ तथ्यात्मक नॉलेज प्रारंभिक परीक्षा में जरूरी होता है। अवधारणा भी आजकल क्वेश्चन अवधारणा बेस्ड भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपके किसी भी टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये आप सोचेंगे कि हम रट करके किसी नोट से चल जाएंगे तो हमारा मुख्य परीक्षा क्लियर हो जाएगा, यह कंसेप्ट अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। 10 साल पहले हुआ करता था, लेकिन अब ये संभव नहीं है। आपको एक एक टॉपिक के कंसेप्ट्स क्लियर हो पूरी तरीके से होने चाहिए, अन्यथा आप समस्या में एग्जाम में पढ़ सकते हैं, है ना। प्लस सिलेबस जो है बहुत विशाल होता है मुख्य परीक्षा का, आपको पता है। और किसी भी कैंडिडेट के लिए ये संभव नहीं होता है कि सारे सिलेबस को कवर करके जा सकें, भले ही जितना भी समय मिले, क्योंकि लास्ट राउंड में जो भी रिवीजन आपका होता है वहाँ कुछ तो स्ट्रेटजी आपको बनाना होगा, है ना। वहाँ पर आपको मदद करता है टारगेट टॉपिक्स। टारगेट टॉपिक्स एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, वहाँ पर से भी आप परचेज कर सकते हैं, जो लगभग 1.5 साल से उपलब्ध है। उस टारगेट टॉपिक्स को विशेष रूप से तैयारी कीजिएगा। उसमें स्टार मार्क भी दे दिया गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। यानी कि पूरी तरीके से झारखंड के हिस्ट्री को अलग कर दिया गया है, झारखंड के भूगोल को अलग कर दिया गया है, तो तैयारी में काफ़ी आपका मदद करेगा। और अभी करना क्या है आपको, चाहे फ्रेशर हो अथवा बहुत ही एक्सपीरियंस हो, है ना, दोनों स्थिति में आपके पास समय समान है। जब भी मुख्य परीक्षा होगा, प्रारंभिक परीक्षा 10, 15, 20 दिन में आ ही जाएगा उसका रिजल्ट, तो जब भी आपका मुख्य परीक्षा हो समय सबको समान मिलेगा। इसलिए आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि उस जो भी समय मिलेगा वहाँ आपको बेहतर करना है। और वास्तव में आप सीरियस रहे हैं पिछले 1 साल में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आज पूरी तरीके से आप तैयार नहीं हैं मुख्य परीक्षा के लिए, फिर भी एक उचित स्ट्रेटजी बनाइए। यानी कि इस स्ट्रेटजी का हिस्सा क्या होना चाहिए, तो 2 चीज़ होना चाहिए।
एक तो आपका सिलेबस जो भी है 4 पेपर प्लस एक लिटरेचर पेपर है, इन पांचों पेपर को आपको समान महत्व देना है क्योंकि सारे के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें पहला काम आपको करना है कि किस किस टॉपिक को पहले कर लेना है हमको, है ना। कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ के टारगेट टॉपिक को ले सकते हैं, अथवा यहाँ से कंप्लीट जो आपका सुपरफास्ट बैच चल रहा है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो 5-6 क्वेश्चन आपको हर दिन कंप्लीट करना है और 3-4 क्वेश्चन का हर दिन राइटिंग करना है, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर हर दिन आपका शाम को क्लास चल रहा है जिसमें 4-5 टॉपिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन, खास करके ऐसे क्वेश्चन पर मैं डिस्कशन कर दे रहा हूँ। कुछ वीडियो मैं यहाँ पर भी दूंगा समय निकालकर। ऐसे क्वेश्चन पर मैं डिस्कशन कर दे रहा हूँ जो जिसने एग्जाम हॉल में एस्पिरेंट्स को परेशान किया था, लेकिन वास्तव में जब उसको डिस्कशन कर दिया जाता है तो अभ्यर्थियों को खुद ही महसूस होता है कि नहीं उतना भी टफ नहीं था जितना हम लोग परेशान हो गए थे, है ना। तो जो क्वेश्चन जितना आपको अधिक कॉम्प्लिकेटेड और अप्लाइड दिखता है, अगर आपके कंसेप्ट ठीक ठाक हैं तो निश्चित रूप से वो क्वेश्चन आपके लिए उतना ही ईजी होता है। हाँ, ये अलग बात है कि 1-2 मिनट उस समय सोचना पड़ सकता है। तो 4-5 टॉपिक आपकी तैयारी होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर आपके कमांड होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि हाँ इस टाइप का प्रश्न आएगा तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको हर दिन राइटिंग प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर हर दिन राइटिंग प्रैक्टिस की व्यवस्था 26 तारीख से शुरू हो चुकी है। क्लासेस 24 तारीख से रेगुलर चल रहे हैं और रेगुलर चलते रहेंगे आपके एग्जाम तक, क्योंकि 2 महीना में ही चारों जीएस पेपर के मैक्सिमम पार्ट को कवर करने का मैंने टारगेट किया है, चाहे वो आंसर राइटिंग हो या क्लास हो, ठीक है। इसलिए सुपर फास्ट बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिनको भी रणनीति वगैरह बनाने में दिक्कत आ रही है। इट मीन्स हमारे ये कहना है कि आप प्रीलिम्स रिजल्ट को बर्बाद नहीं कीजिए। अगर आपके स्कोर अच्छे खासे आ रहे हैं तो उसको बलिदान नहीं कर देना है, त्याग नहीं कर देना है दूसरों के पक्ष में। अपनी ओर से जितना बेहतर हो सके प्रयास कीजिए, और उसमें कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है, कमी फील हो रही है तो निश्चित रूप से रेनेस IAS से जुड़िए, यहाँ एक बेहतर गाइडेंस मिलेगा। PYQ जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये मान करके चलिए जब रिजल्ट आएगा, है ना। लेकिन मुख्य परीक्षा में अगर 100 सीट है तो वहाँ पर मुश्किल से 500-600 लोग ऐसे होंगे जो कन्फर्म है कि हमारी तैयारी ठीक ठाक है ना। बाकी कन्फ्यूज रहेंगे लास्ट राउंड तक। उस पहला टारगेट आपका होना चाहिए इन 2 महीनों में उन 400-500 लोगों के समूह में शामिल हो जाइए, यह आपको कॉन्फिडेंस देगा। टोटल 4 GS पेपर हैं और आपके 1 लिटरेचर हैं। लिटरेचर जहाँ तक हो सके जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा का चयन कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। कोई ऑप्शन नहीं है तो इंग्लिश हिंदी जो चयन करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर संभव है तो कोठा, नागपुरी, संथाली वगैरह जो भी आपके लिए पंचपरगनिया संभव है ले लीजिए, क्योंकि स्थानीय भाषाएं हैं, जनजातीय भाषाएं हैं तो थोड़ा बहुत तो लाभ मिलने की संभावना रहती है ना। उसका लाभ आपको मिल सकता है। यानी कि यह एक आपका इमोशन का मुद्दा नहीं होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी का मुद्दा होना चाहिए, है ना। और जो प्रीवियस ईयर के जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं तो क्या उससे कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका आया हुआ है ना। जैसे बिरसा मुंडा का आंदोलन आपने पढ़ लिया, है ना, आंदोलन पढ़ लिया, उसके कारण प्रभाव वगैरह पढ़ लिए, घटनाओं को आपने पढ़ लिया, लेकिन किसानों से एक बार जोड़ दिया गया, एक बार सरदारी से जोड़ दिया गया, है ना। एक बार क्या बिरसा मुंडा के बाद का आंदोलन जो था आदिवासियों का आपका अहिंसावादी हो गया और उग्रवाद से मुक्त हो गया, इस टाइप से प्रश्न आपका पूछ दिया गया। एक बार बिरसा मुंडा से उनके नारों से, स्लोगन से संबंधित प्रश्न पूछ दिए गए। तो क्या ऐसे प्रश्नों के लिए आप रेडी हैं? नहीं रेडी हैं तो आपके लिए आधा अधूरा तैयारी है। इसी तरीके से मान लीजिए आप मध्यकालीन भारत की तैयारी कर रहे हैं, आपने इंडो इस्लामिक स्थापत्य को पढ़ लिया, तो क्या इंडो इस्लामिक स्थापत्य से रिलेटेड जुड़ा हुआ प्रश्न अगर आते हैं एग्जाम में उसके लिए आप रेडी हैं? तो उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए JPSC के। जैसे एक बार बैकलॉग में पूछा था कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य की विशेषताओं को लिखें, है ना। तो यहाँ तो आप इंडो इस्लामिक स्थापत्य को शुरू से लास्ट तक लिख दीजिएगा तो चलेगा नहीं। इसमें बहुत सारे लोगों ने गलत लिख करके आ गए, है ना। यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आई होगी, यहाँ विशेषता लिखना था। लिखाएगा वही चीज़, एग्जाम्पल के रूप में पूरे मैटर को डाल सकते हैं आप, है ना। ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ मटेरियल मिलने वाला है उसका। जो भी इंडो इस्लामिक स्थापत्य में होते हैं, आर्किटेक्चर में होते हैं वही सब होगा ना। लेकिन लिखने का तरीका जो होगा वो क्या होगा, वो बदल जाएगा पूरी तरीके से, है ना। इंडो इस्लामिक स्थापत्य की विशेषताएं हैं तो वहाँ की इमारतें जो थी मेहराब गुंबद पर आधारित थे, मीनार पर का प्रयोग होता था, तो उसके बारे में किस टाइप के मेहराब गुंबद थे,
तो वास्तविक मेहराब का मान लीजिए प्रयोग हुआ, तो उसका उदाहरण दीजिए, बलबन, उसके बारे में लिख दीजिए। कई दरवाज़ों जैसे अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा बनाया गया, उसी तरीके से यहाँ मीनार का प्रयोग होता था। बड़े आंगन थे, वहाँ पर किस प्रकार से डेकोरेट किया जाता था, तो डेकोरेटेड किस पर, तो सादगी भरी हुई थी, तो ये सब विशेषता होगा। उसके अंदर आप एग्जाम्पल बहुत सारे आप दे करके आप समझाइए, डायग्राम दीजिए, सब कुछ दीजिए। और इंडो इस्लामिक का जब विशेषता आता है तो उसमें जो भी आप विशेषता लिखेंगे, तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि केवल दिल्ली सल्तनत का लिखें या कुछ और भी लिखना है। तो इंडो इस्लामिक का शुरू में ही हमने नोट्स में ही दे दिया है कि भारतीय हिंदुओं का जो आपका शैली था वो आपका त्राबियत था, और मुस्लिम शैली जो था आर्किटेक्चर का वो आर्कुएट था, है ना, जो गुंबद और मेहराब पर आधारित था। ये दोनों के मिश्रण से आपका बना था इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, है ना। मुस्लिमों के द्वारा जो आपका मध्य एशिया में इसकी उत्पत्ति हुई थी, मुस्लिम आर्किटेक्चर की, इस्लामिक आर्किटेक्चर की, तो वहाँ पर तो बलुआ पत्थर वगैरह मिलता नहीं था, बालू ही बालू था केवल, है ना। तो वहाँ पर संगमरमर टाइल्स वगैरह बनाया गया था, और मानव पशु इत्यादि की आकृतियाँ तो वहाँ पर थी नहीं, विशेष धर्म के अनुसार विरुद्ध था। तो कुछ आपका ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स डाल दिए गए थे। लेकिन हिंदू वाले में क्या था, यहाँ तो आपका पूरा क्षेत्र हरा भरा था, तो यहाँ पर पशु पक्षी मानव इत्यादि के चित्र के साथ साथ बहुत सारा सजावट होता था। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्तंभ और बल्ली लिंटल पर आधारित था, पिलर पर आधारित था, तो बहुत विशाल विशाल इमारतें नहीं बन पाती थी, तो ये डिफरेंस आपका हो जाता है। लेकिन वो दोनों जब मिक्स हो गया, दोनों के कल्चर, तो सुदृढ़ था और विशालता था इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसमें सौंदर्य था हिंदू आर्किटेक्चर में। ये दोनों मिला तो दोनों का गुण जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। तो क्या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर सिर्फ दिल्ली सल्तनत तक था? नहीं, दिल्ली सल्तनत भी था। शुरू में ही मैंने एक ट्रायंगल डायग्राम बना करके इसको नोट्स में डाल दिया है। दिल्ली में भी था, दिल्ली सल्तनत में भी, बाद में मुगल में भी आया जो ज़्यादा डेवलप रूप था, और प्रांतीय राज्यों में भी था, दक्कन में भी था, है ना। चार मीनार हो, गोल गुंबद हो, सभी के बारे में आपको चर्चा वहाँ पर करना था, है ना। उदाहरण को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना था। लोदियों ने चारबाग शैली को अपनाया जो ईरानी से प्रभावित था, साउथ इंडिया में भी दिखता है क्योंकि वहाँ पे ईरानी मूल के लोग ही थे। बाद में मुगलों ने इसको अपनाया, हुमायूं का मकबरा हो, तुम्हारा का मकबरा हो या ताजमहल हो, ठीक है। तो शहर में आपको चारबाग शैली आपको दिखते हैं, और भी बहुत सारे छोटे बड़े स्ट्रक्चर्स थे। तो जो भी आपका विशेषता अगर पूछा गया है तो विशेषता को सेंटर में लिखना है। सन डायग्राम बना दिए, सारी विशेषताओं को लिख दिए, और सारे विशेषताओं को नीचे विवरण देना है आपके पास 700 वर्ड से। विशेषताओं को एग्जाम्पल से सेटिस्फाइड करना है, जिस एग्जाम्पल को आप दे रहे हैं उसके साथ डायग्राम बनाइए, है ना। तो आपका यूज भी हो गया, आपके नॉलेज का यूज हो गया। एक तरीके से जब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की विशेषता आई थी, इट मीन्स आपको नॉलेज होना चाहिए था मुगल आर्किटेक्चर का भी, और आपका दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर का भी, अनप्रोविंशियल आर्किटेक्चर का भी, है ना। उन सारे के नॉलेज से ही उसका बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस पर भविष्य में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत सावधानीपूर्वक तैयारी कीजिए, अन्यथा इंटरव्यू कॉल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जिनको भी दिक्कत आ रही है निश्चित रूप से रेनेसा IAS से जुड़िए। यहाँ सुपर फास्ट क्लासेस एंड सुपर फास्ट टेस्ट चल रहे हैं जो वर्तमान में आपके डिमांड के अनुरूप है। आपको बहुत फास्ट अभी चाहिए कि क्लास होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। टेस्ट के कॉपीज बहुत डिटेल में यहाँ चेक किए जाते हैं, उसका भी लाभ उठाइए क्योंकि यहाँ लिमिटेड स्टूडेंट्स को रखे जाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।